Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional students. एक्चुअली ना पहले वाला पार्ट टेक्निकल इश्यू की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया. सो इस क्लास को कंटिन्यू देखेगा. याद रखेगा हम इंपॉर्टेंट रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं और याद एंजॉय कर रहा हूं. देखो क्वेश्चन किसी भी नेचर का आ जाएगा क्योंकि तुम्हारी टेस्ट सीरीज में मैं ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, बता रहा हूं लगातार जहां किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. ठीक है. अच्छा, दूसरा इस सेशन के अंदर ना हम लोग रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. याद रखना सेशंस सिर्फ रीडिंग वाला ही नहीं है, समझना जरूरी है. ठीक है. तो यहाँ कुछ जो टेक्निकल टर्म्स आएंगी वहां मैं अच्छे से आपको इंटरप्रेट करूंगा और जहां सिर्फ रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा वो ऐसे याद कर लेंगे. ऑलराइट. और या तो हम खैर पूरा सेशन ही करने वाले हैं. रेगुलेशन 3 मैंने इससे पहले वाला क्लास में कंप्लीट कर लिया था. जी हाँ, रेगुलेशन 3 बात करता है सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट. ये इसका रेगुलेशन 3 हमने डिस्कस किया था जहां पर हमने कहा था कि सेबी ने रेगुलेशन 3 में साफ साफ किया हुआ है भैया किसी भी तरीके से आप सेल बाय या डील नहीं करेंगे सिक्योरिटीज में जो फ्रॉडुलेंट मैनर में की जाए या किसी भी तरीके की आप डिवाइस या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे. ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है. इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस लॉ इसी सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, उसे मिस मत करना. अब देखो फटाफट से आओ. अब हम लोग आगे जा रहे हैं इसमें और एक्चुअली इससे वाला पाल ये याद रखना ये पहला वाला क्लास में कंप्लीट हो गया इसलिए इसको पढ़ा नहीं रहा हूं. ठीक है. कंटिन्यू क्लास करते बट वो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाए बट अब करते हैं. ऑलराइट, पूरा ध्यान सुनिएगा. अच्छा देखो फटाफट देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है पावर ऑफ बोर्ड टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. अब ध्यान सुनना, एग्जामिनर आपको कैसे बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकते हैं. बुद्धू नहीं बनाएंगे, मतलब वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने किस तरह से पढ़ा है. जब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है बोर्ड तो ऑफ कोर्स वो बात किसी कर रहा है सेबी की. बट सिर्फ सेबी की कर रहा है? नहीं सर, सिर्फ सेबी की नहीं कर रहा है. चाहे वो सेबी के चेयरमैन हो या सर सेबी के चेयरमैन हो या मेंबर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. आप जानते होंगे, उम्मीद कर रहा हूं यार एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा हुआ है बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन, सेबी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे यहां नहीं बताना पड़ेगा. ठीक है. सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? पावर ऑफ बोर्ड टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. मतलब सेबी का जो बोर्ड है, बोर्ड खुद, सेबी बोर्ड खुद, द चेयरमैन, द मेंबर और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. हम उसके बाद बोलेंगे इनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ये अगेन वही बात होगा. क्या ये जो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोर्ड का मतलब वेयर द बोर्ड स्पेसिफिकली कह रहा है. फिर कॉमा यूज किया गया है, फिर बोला द चेयरमैन, फिर कॉमा यूज किया गया द मेंबर और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. 3-4 अलग अलग बात यहाँ पे कहने का पर्पस ये है और मेरा बताने का पर्पस ये है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी. तो यहाँ पर रेगुलेशन 5 ने बोर्ड को भी कहा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, चेयरमैन को भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना है और जी हाँ मेंबर को, मेंबर ऑफ द बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड के मेंबर को भी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी. ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगेन याद रखना इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या पर्सन को अपॉइंट करेंगे. फिर वो 2 ग्राउंड्स बताए थे ना, याद आ रहा होगा कौन कौन से 2 ग्राउंड्स कि या तो सेबी एक्ट्स के, रूल्स के, रेगुलेशंस के, सेबी के डायरेक्शंस की वायलेशन कर रहे हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं इन सिक्योरिटीज वो डेट्रीमेंटल है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या सिक्योरिटीज मार्केट. ये 2 ग्राउंड्स पे याद रखिएगा रेगुलेशन 5 के अकॉर्डिंग सेबी की पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर इन राइटिंग. अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये चेक कर लेना कि अपॉइंटमेंट जो है वैलिड है या नहीं. वैलिड का मतलब या तो बोर्ड ने अपॉइंटमेंट किया है या चेयरमैन, मेंबर अगर बोर्ड में स्पेसिफिकली ऑथोराइज किए गए मेंबर किसे कह रहा हूं मैं, बोर्ड किसका है भाई, फिर सुन लो सेबी का बोर्ड. ऑलराइट. या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये ऑर्डर इनिशिएट कर देंगे. बोला ठीक है. 2 ग्राउंड्स एज इट इज है ए और बी जो हमने अभी पहले वाला क्लास में कंप्लीट किया है. बोला ठीक है. ठीक है सर. अब ये क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंट की गई है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट की गई है, याद रखिएगा इन्वेस्टिगेट करेगा, अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा. इतना हमने सीखा था. ठीक है. फिर रेगुलेशन 6 जो है वो बात करता है इसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की पावर के बारे में. अब देखो ये एग्जामिनर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बनता है. क्या क्या ऐसे व्हाट पावर्स होंगी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन.
रेगुलेशन 6 जो है, ध्यान से सुनते जाना, बहुत सिंपल सा भी याद कराता हूँ, ध्यान से चलो मेरे साथ में देखो। विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड अंडर द एक्ट, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल हैव पावर फॉलोइंग पावर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेमली। ध्यान सुनते रहना, मतलब सेबी एक्ट जो पावर देता है वो तो है ही, ये पावर यहाँ पर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मिल रही है। जैसे टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ द एक्ट। सर ये कहाँ ढूंढे, बहुत सिंपल सा, स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई में स्पेसिफाई किए हैं। सर हम नहीं मानते हैं तो मत मानो, सेबी की तो माननी पड़ेगी, ये सेबी का ही नोट पेपर है, आइए देख लीजिएगा। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई। ऑलराइट, ये देखो क्लॉज आई, लास्ट क्लास में दिखा रहे हैं क्लॉज आई, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। ध्यान से देखो भाई, इको स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, इंटरमीडिएटरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये जो ध्यान से तुम देखोगे यहाँ पर रेफर किया हुआ है, अब इतना हमको होश में पढ़ना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इतना सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं है, इंटरप्रिटेशन भी है, ठीक है। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई में क्या लिखा हुआ है, अब जो लोग सिंसियर स्टूडेंट होता है ना, वो तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल में नोट कर लेगा, समझ में आ रहा है, वो नोट कर लेगा क्या क्या, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर इंटरमीडिएटरीज हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें यहाँ पर सेक्शन 11 सेक्शन 2 क्लॉज आई में, तो मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कॉल करेगा इन्फॉर्मेशन किससे, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर इंटरमीडिएटरीज हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो ठीक है, तो पहला पावर तो इनका हमने देखा। फिर कहता है अंडरटेक द इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड, उनके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन कहता है नॉट बीइंग एन इंटरमीडिएटरी इज रेफर्ड इन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, बट कहता है जो सेक्शन 12 में इंटरमीडिएटरीज है सर कौन होती हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, अंडरराइटर है, मर्चेंट बैंकर है, रजिस्ट्रार टू इशू है, बैंकर टू इशू है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, याद कर लो, आसार याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक बार वापस बोल देते हैं, देखो सुनो, स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, बैंकर टू इशू, रजिस्ट्रार टू इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गया, मर्चेंट बैंकर है, हाँ ऐसा है, 2 5 10 याद होना चाहिए। सेक्शन 12 में इनको डिफाइन किया हुआ है, आपने सुना भी होगा, सेक्शन 12 में बताया गया है ऑफ सेबी एक्ट कि भाई इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेबी, मतलब सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले कर सकते हो। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है आपने तो पहले आपको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो ये कौन है, इंटरमीडिएटरी, याद रहेगा। तो कहता है उनका नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आप अगर देखेंगे सब रेगुलेशन 2 है, इसमें इसका बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है किसका, अंडरटेक इंस्पेक्शन बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स किसके, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज या फिर ऐसी कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जो प्रपोज टू बी लिस्टेड है। ऑलराइट सर, ये भी याद हो गया, ठीक है। फिर कहता है टू रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटरी, सब रेगुलेशन 3 में आके बोला फिर ये, और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट in a manner to furnish such information or produce such the books, register other documents or record before him for any person authorized by him in this behalf as may be considered necessary. If furnishing of such information or production of such books, register or documents, record is relevant or necessary for the purpose of investigation. सर समझा दीजिएगा, ध्यान से सुनना भाई। सब रेगुलेशन 2 में तो हमने देख लिया लिस्टेड कंपनी और या फिर पब्लिक जो कंपनी ऐसी जो प्रपोज टू बी लिस्टेड है, उनके रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को ये मांग सकता है, भैया मांग सकता मतलब क्या, पावर है भाई, देना ही पड़ेगा। फिर सब रेगुलेशन 3 में कहा गया कोई इंटरमीडिएटरी है या कोई भी पर्सन जो एसोसिएटेड है विद सिक्योरिटीज मार्केट, उनसे कह सकता है कि भाई आप हमको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। एक एग्जांपल समझते हैं, समझेगा। एक इंडिविजुअल ट्रेडर है, अज्यूम करो एक इंडिविजुअल ट्रेडर है, वो इंडिविजुअल ट्रेड करता है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड जो है ना एक स्टॉक ब्रोकर के पास सारा का सारा है, वो किस तरह से ट्रेड करता है। उसने इंडिविजुअल ट्रेडर ने कोई मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस करी है, जो हम आज सीखेंगे भी, जैसे फंड रनिंग मतलब जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके उसने ट्रेडिंग किया। अब इसकी डिटेल्स किसके पास होगी, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन है,
इंटरमीडिएटरी, तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको बोलेगा स्टॉक ब्रोकर को, भाई इसका डिटेल हमको प्रोवाइड करो, और देना पड़ेगा। रेगुलेशन 6 की पावर है उसके पास। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको ये पता होना अच्छे से चाहिए। क्लियर? ऑलराइट सर, 3 पॉइंट याद हुआ। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, फिर अंडरटेक द इंस्पेक्शन, फिर रिक्वायर द फर्निशिंग ऑफ या प्रोड्यूसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, याद रहेगा। फिर क्या कर सकता है भाई, सब कस्टडी में ले लेंगे। टू कीप इन कस्टडी एनी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस अंडर दिस सेक्शन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब यहाँ पे ये नोट करना पॉइंट, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए कर सकता है, इसका पावर में, बट विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months बाय द बोर्ड। सपोज अगर किसी बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रजिस्टर्स को चाहता है कि कस्टडी में फॉर मोर देन 1 month रखना, तो इसकी पावर में 1 month तक के लिए अलाउड है। और से चाहता है कि मोर देन 1 month इसको रखना की जरूरत पड़ेगा कस्टडी में, इन दैट केस ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द बोर्ड, एंड बोर्ड इसको मैक्सिमम पीरियड 6 months तक कर सकता है। अब ये छोटी छोटी बातें केस लॉस के लिए बन जाती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। ऑलराइट, क्योंकि वो होता है ना कि एग्जामिन द एक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब एग्जामिन करने मतलब आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी पावर में कहां तक था। क्लियर? ऑलराइट, हाँ वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स इफ सेम इज नीडेड अगेन, तो वापस मांग सकता है। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब भैया आपने हमारी बुक्स ले गए हो, रजिस्टर ले गए, डॉक्यूमेंट्स ले गए, अब हम बाकी ट्रांजेक्शन नहीं करें क्या? बोला नहीं, रुको, सर्टिफाइड कॉपी ले जाओ हमसे, जाओ। बताया था पहले वाले पॉइंट में। ऑलराइट, फिर कहता है टू एग्जामिन ऑरली and to record the statement of the person concerned, any director, partner, member, employee of such person, to take the notes of such oral examination to be used as evidence against। अब क्या होता है ना, जब ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो डायरेक्टर है कंपनी का या कोई पार्टनर्स है, ठीक है, एम्प्लॉइज हैं, अब इनके स्टेटमेंट्स होंगे। स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, उससे पूछा जाएगा कि ट्रांजेक्शन के बारे में, किसके साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ऐसे केस के अंदर याद रखिएगा, जो भी वो स्टेटमेंट देगा, कौन, डायरेक्टर है, पार्टनर है, मेंबर है, एम्प्लॉय है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑरल एग्जामिनेशन किया, उसके स्टेटमेंट लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, और लेटर ऑन ये एज एविडेंस यूज हो जाएगा। सो ध्यान से, Howard said notes shall be read over to or by signed by the person so examined। फिर examine on oath any manager, director, officer or the employee of the any intermediary person associated with the securities market in any manner in relation to affairs of his business and may administer an oath accordingly for that purpose, may require any of those persons to appear before him personally। मतलब अब यहाँ पे हम पॉइंट के साथ करेंगे, एग्जामिन करना ही तो था भाई, कर लिया। अब एग्जामिन करने का मतलब यहाँ पे क्या है, ओथ, मतलब आप एफिडेविट दीजिएगा, जो आप बता रहे हैं, मैनेजर है, एमडी है, एम्प्लॉई हैं, आपको बताना पड़ेगा। एंड साथ के साथ वो ये भी मैंडेटरी कर सकता है कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना होगा जब भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आपको कॉल करेगा। अब देखो पॉइंट्स कैसे याद रखने का, आई होप समझ में आए होंगे। तो यहां पर ध्यान से देखना, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, उम्मीद कर रहा हूं इसको तुम इसके साथ एसोसिएट करोगे। स्टॉक एक्सचेंजेस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंटरमीडिएटरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑलराइट, तो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट की वर्ड मिलता है टेक द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसका, पब्लिक कंपनी का, पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, और पब्लिक कंपनी व्हिच प्रपोज टू बी लिस्टेड। फिर रिक्वायर एनी इंटरमीडिएटरीज, जिससे फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, याद आ रहा है, अभी पढ़े। फिर कस्टडी में रख सकता है, कस्टडी वाला कीप पॉइंट क्या रखना, कीप द कस्टडी, कीप इन कस्टडी क्या, डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर है, बुक्स हैं। ऑलराइट, मिनिमम मतलब 1 महीने के लिए मैक्सिमम पीरियड है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर 1 महीने ज्यादा करना है तो 6 months मैक्सिमम, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, याद रहेगा सर। फिर ऑरली एग्जामिन कर सकता है, तो एक ही वर्ड याद रखिएगा, एंड एग्जामिनेशन ऑथ, एक ही वर्ड याद रखिएगा। ऐसे बोल बोल के याद करो मेरे साथ। ऑलराइट, तो अच्छे से याद रहेगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। रेगुलेशन 7 बात करता है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड विद प्रायर अप्रूवल। अब ध्यान से रखना मेरी बात, ध्यान से। रेगुलेशन 6 और 7 की लड़ाई के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या सर, रेगुलेशन 6 एंड 7 की लड़ाई के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एग्जामिनर ना आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जहां आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा जो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड है या नहीं। अगर वो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड नहीं है तो भाई तुम्हारे एक्शन इनवैलिड हो जाएंगे। बात समझना, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 6 में जो हमने भी पावर डिस्कस करी है, ये 6 के अंदर रेगुलेशन 6 के अकॉर्डिंग उसको पावर मिली है, जिसके लिए स्पेसिफिकली उसको
प्रायर अप्रूवल नहीं लगता है। बट जब हम बात करते हैं 7 का तो यहां पर प्रायर अप्रूवल लगेगा। और अपने आप तुम देखना, भी ट्रांजेक्शन याद करवाऊंगा ना तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्यों है ऐसा। अब एक बात सोच के देखो, कोई पर्सन है जिसका रिकॉर्ड बैंक के पास में है, कोई स्टैचुरी बॉडी के पास में है, हाँ, या फिर कोई ऐसी बॉडी है लाइक यू नो व्हाट सेबी के खुद के पास में है। तो ऐसे केसेस में जिसकी उस पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन बैंक के पास है, सेबी के पास है, या कोई अदर स्टैचुरी बॉडी के पास है, तो ये वहां डायरेक्टली ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। इन्हें अपने बोर्ड से मतलब सेबी से परमिशन लेके ही वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो पहला ही पॉइंट, investigating authority may, after obtaining the specific approval from the chairman or the member, also exercise all or have the following powers with approval to call for information or records from कहां से, any bank हाईलाइट करना, any authority या board का मतलब यहाँ पे सेबी है, corporation established or constituted by under central, state or provincial act, याद रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लो ICSI है, अब ये सेंट्रल एक्ट के अंदर बनी है, मतलब स्पेसिफिक एक्ट है इसके लिए अलग से। ऐसा केस में अगर कोई मेंबर है जो इंडल्ज है इन इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन, वो मेंबर भी आईसीएसआई का पता लगा, ऐसे केस में वो ऑफ कोर्स आईसीएसआई से ही मांग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टली नहीं मांग सकता। उसके लिए उसको अपना बोर्ड से, बोर्ड का मतलब यहाँ पे चेयरमैन या उसका मेंबर से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ऑल राइट सर, ये याद रहेगा। अब देखो फिर एप्लीकेशन, मेक एन एप्लीकेशन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत तक बन सकता है केस लॉस के लिए। मेक एन एप्लीकेशन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिडिक्शन फॉर एन ऑर्डर फॉर द सीजर ऑफ द बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। If it is course of an investigation, investigating authority has reasonable ground to believe that such books, register, or other documents or records, or relating to any intermediary or person served with the securities market in any manner, may be destroyed, mutilated, altered, falsified, or secreted. अब एक बात ध्यान सुनना, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी डायरेक्टली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एप्लीकेशन नहीं देगा, पहले बोर्ड से उसकी परमिशन होनी चाहिए, मतलब चेयरमैन या मेंबर ऑफ द सेबी से परमिशन होनी चाहिए, फिर वो एप्लीकेशन देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। क्यों दे रहा है? सीज करने के लिए कि सर आप उसको सीज कर दीजिएगा। सीज क्यों कर दीजिएगा? बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ताकि ना जो भी यहाँ पे पर्सन एसोसिएटेड हैं या इंटरमीडिएटरी के लोग हैं वो इन रिकॉर्ड्स को म्यूटिलेटेड या डिस्ट्रॉयड या किसी तरह से सिक्रेटेड ना कर दें, ताकि उसका स्टेटस एज इट इज बना रहे। ऑलराइट, ऑलराइट सर। तो पहले मैंने क्या देखा? इंस्पेक्शन करने का बात किया, सॉरी कॉल फॉर इंफॉर्मेशन का बात किया, कहां से? बैंक से, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, बोर्ड से, या कोई भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड है अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा मेक एन एप्लीकेशन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ, किससे लेना पड़ेगा? बोर्ड से। फिर टू कीप इन हिज कस्टडी द बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड सीज्ड। याद रखना यहां पर सीज की बात हो रही है अंडर दीज रेगुलेशंस, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर वाले सीज से। इसमें यहां पर कस्टडी में रखने की बात की थी, सीज नहीं है। जब भी सीज की बात आएगी सीआरपीसी अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑलराइट सर, under these regulations for the purpose of period not later than the conclusion of the investigation, मतलब ऐसा भी नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और अपने पास रख के बैठे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी तक आपको रख सकते हैं, उसके बाद आपको लौटाना पड़ेगा as you consider necessary, and thereafter return to the same to the person, company or the body corporate as the case may be, to managing director, manager as the case, और जो भी person जिससे भी उसने वो डॉक्यूमेंट्स लिए थे। However, investigating authority may, before returning the such books or registered documents, record as aforesaid place identification mark. वो क्यों करता है आइडेंटिफिकेशन मार्क? ताकि आप किसी तरह का कोई चेंज ना कर लें ना। अब देखो यहाँ पे कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन, एवरी सर्च और सीजर अंडर शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी एक्ट। उस मतलब पहले भी पढ़े हुए हैं सर। चार बातें बताई हैं। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है भाई केस लॉ के हिसाब से, इसलिए हल्के में मत लो, ठीक है। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। सेकेंड में हमने कहा मेक एन एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास एंड कस्टडी। कौन से डॉक्यूमेंट्स को जो सीज किए गए उनको कस्टडी में रख सकता है। ऑलराइट सर, और जो सीजर होगा एज पर द सीआरपीसी। मॉड्यूल में साइड में लिखो ना यहाँ पे सीआरपीसी, अगर शॉर्ट में चाहोगे याद करने के लिए। अब देखो रेगुलेशन 8 आया, भगा भगा बोलता है भैया कोऑपरेट करो, नहीं करोगे तो फिर बताया था ना खतरनाक वाला पेनल्टी लगा देंगे। आओ देखते हैं एक बार। कहता है, it shall be duty of every person in respect of whom the investigation has been ordered under regulation 7। बोला ठीक है सर। To produce to investigating authority or other person authorized by him
such books, accounts, or other documents or records in his custody or control to furnish a statement or information to the investigating authority or the persons authorized by him reasonably required for the purpose of investigation. वो ठीक है. And to appear before the investigating authority personally, अगर ये वो सेम वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है, when required to do so by him under regulation 6 or 7 to answer the question which is put to him by investigating authority in presence of the power under said regulation. ठीक है सर. अब यहाँ के देखो, without prejudice of provision of company section 13, it shall be duty of every manager, managing director, officer or employees. Without prejudice मतलब without disturbing the provision of companies act. बात पकड़ में आ रहा है. हम यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है किसकी, मैनेजर है, एमडी है, कंपनी एम्प्लॉय है, कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ऑफ द कंपनी और इंटरमीडिएटरी अंडर सेक्शन 12 Act for every person associated with the securities market to preserve, to produce, investigating authority, any person authorized by him in this behalf, all books, register, documents, or records, or relating to company, or as the case may be, intermediate or such person which are in custody or power. जैसे मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में बताया था, मतलब मॉर्निंग का मतलब समझो मेरी बात को ध्यान से, हमने सीखा था कि कंपनी सेक्रेटरी के पास में मिनट्स बुक हैं, तो ये कस्टडी में किसके है यहाँ पे कंपनी में मिनट्स बुक कंपनी सेक्रेटरी के. अब कंपनी सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने कॉल किया भाई कि हमको मिनट्स बुक चेक करना है या मिनट्स बुक का हमको यू नो व्हाट हमें सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे, चेक करेंगे. अब एक सीएस का ड्यूटी बनता है कि वो प्रोवाइड करे. क्लियर रहेगा एकदम. विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन रेगुलेशन 1 और 2, such person shall allow the investigating authority to have access to the premises occupied by such person at all reasonable time. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया all reasonable time, याद रखिएगा. रीजनेबल टाइम का मीनिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है जो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स होते हैं. एक्सटेंड टू द इन्वेस्टिंग अथॉरिटी रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर एग्जामिन एनी बुक, अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इन हिज कस्टडी एंड कंट्रोल. ठीक है, रीजनेबल फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है उस सेंस को भी समझिएगा. ऐसा नहीं है रिकॉर्ड रूम में लेकर बहुत बड़ा बंडल रखा हुआ फाइलों का और कह रहे हो जा ढूंढ ले जा, ऐसा नहीं होता भाई. आपको वहां जो पर्सन इंचार्ज होता है रिकॉर्ड रूम का वो असिस्टेंस देगा उसको. ठीक है. Provide such investigating authority or any such books or accounts or records which in the opinion of the investigating authority are relevant to the investigation. अब ये सिर्फ मैं तुमको रीड करने के लिए कह रहा हूँ, एक सिर्फ नॉलेज के लिए आइडिया आता है. ठीक है, चलो. अब भाई साहब ने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है. कौन भाई साहब? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है. तो भैया अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो सकती है? सेबी चेयरमैन या मेंबर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. उसको जाके अपना रिपोर्ट सबमिट करो. देखो, investigating authority shall, on completion of investigation, after taking into account all relevant facts, and submit a report to the appointing authority. Provided that investigating authority may submit an interim report. Interim report भी कर सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक रिपोर्ट आएगी सामने यहाँ तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा, मतलब फ्रॉड हो सकता है, तो उससे पहले ही बोर्ड ताकि एक्शन ले सके वो अपनी इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है. Pending completion of investigation, if we consider necessary in the interest of investors or securities market, or as directed by the appointing authority. बात पकड़ में आ रहा है. ये जनरली कब होता है ऐसा? पेंडिंग केस में भी कब दे देता है वो? जब लगता है कि कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड होने का पूरा चांस है. अब वो कह रहा है कि हाँ भी हमारा रिपोर्ट पेंडिंग और फ्रॉड हो गया, उसके बाद देगा क्या? तो उसको यहाँ लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या सिक्योरिटीज मार्केट केस के लिए है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के डायरेक्शंस है. अब यहां पर जैसे ही 9 में रिपोर्ट आ गया तो यहां पर एक्शन स्टार्ट. ये मैं तुम्हें बता दूं, बड़ा मजेदार सेक्शन आने वाले हैं यहां से. रेगुलेशन 10 कहता है, देखो, द बोर्ड में आफ्टर कंसिडरेशन द रिपोर्ट एंड रेगुलेशन 9 इफ सेटिस्फाइड देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीस रेगुलेशंस आफ्टर गिविंग अ रिप्रेजेंटेबल अपॉर्चुनिटी of hearing to the person concerned, issue the directions and take action under section 11 regulation 11 and 12. और इसको 11 को ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आ सकता है, स्ट्रेट भी आ सकता है. ध्यान से सुनना. बोला ठीक है सर, आइए. अच्छा, एक मजेदार टॉपिक और ही ऐड है, आपने शायद सुना भी हो पहले कभी. क्या कह रहे हैं? प्री डिसीजनल हियरिंग. प्री डिसीजनल हियरिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा. कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल है बोर्ड के पास. अब बोर्ड ना इसमें अपना हियरिंग किए बिना ही डिसीजन ले लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिएगा ए लिमिटेड की
सिक्योरिटीज के अंदर इनसाइडर, मान लीजिएगा, जल्दी से समझो, एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिंग अथॉरिटी ने बोर्ड को दे दिया है अपनी रिपोर्ट के, है ना। उसकी रिपोर्ट में बाद उसने बताया कि सर ये मेरे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। इन्वेस्टिंग अथॉरिटी ने बताया कि सर क्या हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है ए लिमिटेड की सिक्योरिटी साथ में। बोला ठीक है। अब यहां पर अभी लेकिन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो बोर्ड जो है ना प्री डिसीजनल हियरिंग कर सकता है। प्री डिसीजनल हियरिंग का मतलब होता है कि अपना ऑर्डर, जैसे यहां पे बोलेगा, समझना, सस्पेंड द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, सुनवाई करेंगे पहले, लेकिन अभी इमीडिएटली ऑर्डर पास कर देगा सेबी। क्या बोलेगा कि भैया इसके अंदर नेक्स्ट 7 डेज क्या नहीं होगा, ट्रेडिंग नहीं होगा। कौन सी, जो भी उसकी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज हैं, ए लिमिटेड की पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, 7 डेज तक नहीं होगा। अभी ऐसा नहीं है परमानेंट कर दिया, सस्पेंड किया है। अब सुन भी सकता है, हियरिंग करेगा, लेकिन अभी रोकना बहुत जरूरी था इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर नहीं रोकता तो इनसाइडर ट्रेडिंग से ए लिमिटेड की सिक्योरिटीज का जो नुकसान होता है उससे नुकसान इन्वेस्टर्स का होता है। ऐसे केसेस में भी सेबी याद रखेगा, ऑर्डर पास कर देता है। अब ध्यान से सुनना, आओ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आओ देखो सीखते हैं, चलिए सीखते हैं। आइए, एक्शंस व्हिच मे बी टेकन बाय द बोर्ड, रेगुलेशन 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मुझे अब तक के सेक्शंस में से कहना पड़े कि स्ट्रिक्ट क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो ये स्ट्रिक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। आइए सीखते हैं और फटाफट सीख जाएंगे। कौन कौन से ऐसे एक्शन है जो याद रखेगा अंडर 11 रेगुलेशन 11 सेबी ले सकता है, सेबी की पावर में आता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज और सुनना भी जो बताए थे आपको कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पेंडिंग है ना, तब भी एक्शन ले सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। अब ये थोड़ी ना है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग कंफर्म हो जाने दो, रीजन आ जाने दो, हाँ, तब तक नहीं हो सकता, वेट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में चाहे कोई अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी पेंडिंग भी है, उस केस में भी सेबी ये सारे एक्शंस ले सकता है। क्या क्या है, फटाफट सीखते हैं। एग्जीक्यूटिव वाला स्टूडेंट्स तो मेरे अच्छे से याद होगा, रटा होगा उनको ये तो। सस्पेंड, रिस्ट्रेन, सस्पेंड, इंपाउंड, डायरेक्ट, रिक्वायर, प्रोहिबिट एंड डायरेक्ट हो गया। अरे नहीं रुको, ये तो कीवर्ड्स हैं, याद होने चाहिए। सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी फाउंड टू बी और प्राइमा फेसी फाउंड टू बी इन्वॉल्वड इन फ्रॉडुलेंट एंड इनफिल्ट्रेट प्रैक्टिसेस इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी आरएससी पे, जी हाँ, अगर उसको लगता है किसी भी, चाहे वो बीएससी या एनएससी पर, उसको लगता है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की जा रही है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, ऐसे केसेस के अंदर सेबी याद रखेगा उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकता है। याद रखिए, सस्पेंड वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा था रिस्ट्रेन, मतलब रोक देना। Person from assessing the securities market and prohibits any person associated with the securities market to buy, sell or security, deal in securities. Like कोई स्टॉक ब्रोकर है, अब स्टॉक ब्रोकर ने खूब घपला किया हुआ है, वो पकड़ में आ गया सेबी के, उसको रिस्ट्रेन कर देगा। अब पकड़ में आ गया मतलब देखो ये बातें तो फिर लेटर ऑन देखेंगे कि ठीक है वो साबित होता है क्या होता है, बट सेबी को लगता है तो सेबी ऐसे केसेस में ऑर्डर पास कर सकता है, उस पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकता है, ठीक है। किस चीज से रिस्ट्रेन कर सकता है, आप सिक्योरिटीज में बाय नहीं करोगे, आप सेल नहीं करोगे, आप डील नहीं करोगे, ठीक है सर। तो पहला सस्पेंड करना, दूसरा है रिस्ट्रेन करना। सस्पेंड किस चीज से कर रहा है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। दूसरा क्या कर रहा है, रिस्ट्रेन एनी पर्सन टू असेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। थर्ड आता है सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन। मान लीजिएगा किसी स्टॉक एक्सचेंज का कोई सीनियर ऑफिशियल है, वो जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी कंपनी की, वो बता रहा है किसी को भी। असर उसको कैसे, आपको पता है ना कि जो भी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में एक्टिविटीज होती हैं, उसकी इंटीमेशंस हम स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं। अब जो भी स्टॉक एक्सचेंज को हम दे रहे हैं वो आप देखिएगा पब्लिक डिसैमिनेशन तो होगा, उससे पहले ना स्टॉक एक्सचेंज को पता होता है। तो ऐसा केस के अंदर अगर पता लगा कि वो जो ऑफिशियल है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, सेल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो कहीं गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसको सस्पेंड तक कर सकता है। याद रहेगा,
पहले में सस्पेंड किसी को कर रहे हैं, पहला पॉइंट याद किया हमने, सस्पेंड का किसका है, सिक्योरिटीज ऑफ ट्रेडिंग। दूसरा क्या याद किया हमने, कर रहे हैं रेस्ट्रेन करना एनी पर्सन टू एक्सेस सिक्योरिटीज मार्केट। अरे भाई बोलो, याद करो, ऑलराइट। एंड सस्पेंड ऑफिस बेरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। Impound and retain the proceeds or securities in the respect of any transactions which involves in a violation of the और कह रहा है prima facie in a violation of these regulations। impound समझते ना, कहीं तरह से जब्त कर लेना, ठीक है, या रिटेन कर लेना। impound या रिटेन, प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज दोनों बात आ रही है। प्रोसीड्स, किसी बंदे ने ना सेबी रेगुलेशंस को वायलेशन करते हुए बहुत सारा पैसा कमा लिया है, ठीक है, या सिक्योरिटीज उसने बाय कर ली हैं, ठीक है, सेबी के रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए। ऐसे केसेस में सेबी जब तक कोई फाइनल डिसीजन पे नहीं आ रहा है, या सेबी को लगता है कि हाँ भाई ऐसा है, कुछ गड़बड़ से वायलेशन करी है, ऐसे केसेस में उन प्रोसीड्स को या सिक्योरिटीज को इंपाउंड कर सकता है एंड रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है। डायरेक्ट इंटरमीडिएटरी, डायरेक्ट ये एंड नहीं है, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट ही है, एंड नहीं है बीच में। डायरेक्ट इंटरमीडिएटरी और एनी पर्सन विद द सिक्योरिटीज मार्केट not to dispose of or alienate assets forming the part of the fraudulent and unfair transactions। इंटरमीडिएटरी लाइक स्टॉक ब्रोकर को बोलेगा भाई ये डील नहीं होने दोगे, तुम इसको रोको, एसेट रोको। हाँ, मर्चेंट बैंकर को ऑर्डर दे सकता है, रजिस्ट्रार टू इशू को दे सकता है, बैंकर टू इशू को दे सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजर को बोल सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बोल सकता है कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटीज है उनका स्टेटस एज इट इज बना के रखिएगा। किस केस में, अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है, तो डायरेक्शन टू किसको दे सकता है, इंटरमीडिएटरीज को, याद रहेगा। अभी देखा, एक बात सुनना मेरा, और तुमको इजी करने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। ऐसे ना 4 का ब्लॉक बनाओ, 4 ब्लॉक्स बनाओ, ब्लॉक्स बनाओगे तो झट से याद हो जाएगा, ठीक है। कीवर्ड्स की तरफ फोकस रखो और फिर ब्लॉक्स बना लो ऐसे। ऑलराइट, रिक्वायर द पर्सन कंसर्न टू कॉल अपॉन एनी ऑफ दैट्स ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और रिप्रेजेंटेटिव टू refrain from dealing in securities in a particular manner, कि बताएगा भाई सेबी कैसे डील करना है, वो हम बताएंगे, ठीक है। या प्रोहिबिट करना पर्सन कंसर्न फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रेगुलेशंस। जैसे मानो विदाउट रेगुलेशंस, जैसे आप जानते हो टेक ओवर के अंदर आपने देखा है कि आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रिगर अट्रैक्ट होने के बाद, मतलब 25% और मोर अगर एक्वायर करने जा रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट। बट एक बंदे ने टेक ओवर रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और बिना रेगुलेशन फॉलो किए क्या कर दिया, एक्विजिशन कर लिया। आपने सेबी के रिलायंस के केस में भी सुना होगा, शायद कुछ साल पहले की बात थी, जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ को सेबी ने अपनी तरफ से ये नोटिस इशू किया था कि आप 15 करोड़ का पेनल्टी लगाते हैं क्योंकि आपने एक्विजिशन किया रिलायंस के अंदर, बट आपने उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। अब ऐसे केसेस में भी क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है सेबी। क्लियर एकदम। और अच्छा, डायरेक्ट द पर्सन कंसर्न टू डिस्पोज ऑफ एनी सच सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, डिस्पोज ऑफ एज द बोर्ड में थिंक फिट और फॉर रिस्टोरिंग द स्टेटस क्वा। ये पता है ना, स्टेटस क्वा मतलब क्या है, यहाँ पर एज इट इज रखना, ये डिस्पोज ऑफ करने से मना भी कर सकता है। अब ध्यान सुनो, ये 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 8 पॉइंट्स 4 मार्क्स आपको देके ही छोड़ेंगे, आई एश्योर यू। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। स्पीड से इसलिए पढ़ा है यार, एग्जीक्यूटिव में से रटा हुआ है बच्चों ने, लेकिन अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आप इजिली से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आओ थोड़ी खतरनाक बात सीखते हैं। बोर्ड शेल इशू अ प्रेस रिलीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनल ऑर्डर पास अंडर रेगुलेशन 1, मतलब इनमें से जो भी उसने ऑर्डर पास किया होगा, सेबी इसका प्रेस रिलीज इशू करेगा। और आप अगर NR के व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो मैं कई बार लगातार ऐसी अपडेट्स केसेस की देता रहता हूं, तो वहां आपको ये चीज प्रैक्टिकली पढ़ने को और मिलेंगे। At least 2 newspapers of which one shall have a nationwide circulation and shall also put the order on the website of the board, ठीक है। अब ये केस जो है ना, अपने आप में इंपॉर्टेंट केस है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। सुनो ध्यान से, तुम सुन लो बस, उसके बाद में इसको रीड करना। तुम केस सुन लो मेरे सच्चे से एक बार। यहाँ एक ही बात याद रखना, देखो इसमें जो मेन वर्ड जो तुम्हें सिखाना है मेरे को, कहता है क्या था यहाँ पे, दिस केस रिवॉल्व्स राउंड द लीगलिटी ऑफ नॉन इंटरमीडिएटरी फ्रंट रनिंग। बस इतना ध्यान सुन लो, इसका मीनिंग क्या है, बाकी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर सर केस हमें पढ़ना है भाई, तुम लोगों की जो मल्टीपल केस स्टडी बुक है ना, उसकी प्रैक्टिस तो करवानी है, तो केस मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें रीड करना है, ठीक है। सुनो केस के फैक्ट्स के बारे में सुनो।
क्या हुआ जब बोलते हैं ना फ्रंट रनिंग, वर्ड सुनो, फ्रंट रनिंग का मीनिंग क्या है? फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग, अरे कहां चले गए भाई? फ्रंट रनिंग, क्या कह रहे हैं? फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग, ठीक है सर, इतना सा मत लिखिएगा, कुछ समझ में नहीं आया। देखो देखते हैं, फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग इलीगल प्रैक्टिस है। फ्रंट रनिंग है क्या? समझो, इन सिंपल वर्ड समझो, सीधी बात समझाते हैं। जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, अगर उसका इस्तेमाल करा जाए, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अभी डोमेन में अवेलेबल नहीं हुई, लोग जानते नहीं है, मतलब कंपनी के इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास आए और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग्स करने लग जाए, तो हम क्या करें? फ्रंट रनिंग, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अब आप एक बात समझिएगा, इस केस में भी यही हुआ कि एक इंडिविजुअल था, केबी उनका शॉर्ट नेम बताया, कन्हैया लाल जी, हाँ कन्हैया लाल जी, और उनके साथ उनके कजिन थे एक और आई थिंक अभिनव नाम है उनका। सो उन्होंने एक कंपनी है यहाँ पर, जैसे जूम कर लेते हैं, कंपनी है मान लीजिएगा ए लिमिटेड। इस कंपनी की जितनी भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती थी, वो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन उनको जर्नली उस कंपनी के ऑफिशियल से रिसीव हो जाती है एडवांस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, जो कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग करते करते उन लोगों ने लगभग 1.5 CR पैसा कमाया, मतलब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करके 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। क्या ये सही प्रैक्टिस थी? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे केस में सेबी ने बड़े ही प्यार से, बड़ी इज्जत से, है ना, अपनी पावर को एज पर रेगुलेशन 11 एक्सरसाइज किया और उन लोगों को रिस्ट्रेन किया। अब अगर ध्यान से देखें केस, मैं आप फटाक से रीड करवा दूं। सेबी इन्वेस्टिगेटेड इनटू द सर्विसेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ श्री कन्हैया लाल बलदेव भाई पटेल हेयर आफ्टर केबी ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है इन शॉर्ट नाम में अगर बोले केबी। Individuals trader during the investigation was found that the KB was putting an order ahead of orders placed by the Passport India Investment Limited. Now, Passport India Investments Limited, brevity PII, short form. One Deepak Patel was the portfolio manager of PII. अब ये portfolio manager ना, ये था बदतमीज, ये सारी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन केबी को देता था। Who was also happens to be a cousin of AB. ये भाई साहब किसके निकले? मतलब सोच के देखो कि PII, पासपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पोर्टफोलियो मैनेजर क्या निकला? Who also happens to be a cousin of KB. And one of Shri Anand Kumar Baldev Bhai Patil in our AB from brevity. It was alleged that Deepak Patel provided information to KB and AB regarding the forthcoming trading activities of PII. उसको पता होता था क्या आने वाला, क्या होने वाला क्या है। Now it is to be noted that the traders were executed using a telephone number registered in the name of the KB at a common address of KB and AB. Taking the advantage of the information received from Deepak Patel and KB had indulged in a trading before the PII and consequently squared off that position when the order of PII were placed in the market. It was estimated that the KB earned around the total 1,56,32,364.01 paisa from the alleged trades. So untrade practices and fair trade practices, fraudulent and unfair trade practices, मतलब fraudulent and unfair trade practices की जा रही हैं। अब सेबी ने जो एक्शन लिया, मैं सीधा आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ। Concerned parties to the transactions were involved in the apparent fraudulent practice, violating the market integrity. Parting of the information with regard to an imminent bulk purchase and the subsequent transaction thereto are intrinsically connected, that no other conclusion but one of the joint liability of both initiator of the fraudulent practice and other parties who had knowledge ahead in the same is possible. अच्छा, ये यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया गया है। जैसे ध्यान सुनना, जैसे इस कंपनी के अंदर हमने देखा PII
ध्यान सुनना, इस कंपनी के अंदर क्या देखा हमने, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर इसकी जितनी भी जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती थी वो केबी को दे रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला और इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला दोनों ही इस बात को जानते हैं कि भाई यहां पर नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है और मैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, तो भैया यहां पर आप क्या फॉल्टी हैं, आपने धोखा दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो केबी को ये बात नहीं पता है, भैया मैं तो बेस्ट ऑफ नॉलेज वर्क कर रहा था, मेरे को नहीं पता, इफ केबी प्रूव्स दैट कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक तरह से नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे केसेस में इफ ही प्रूव्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी इफ द केबी प्रूव्स, केबी इन दिस केस, सो लायबिलिटी नहीं बनता, लेकिन ये इस्टेब्लिश करना बड़ा कठिन हो जाता है जी। सो यहाँ पर ये केस में साफ साफ पता लगा कि यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर, और वो कैसे पता लगा, क्योंकि रेजिडेंशियल एड्रेस पे कॉन्वर्सेशन किया था टेलीफोन नंबर थ्रू और जो बात की जा रही है कॉन्टिन्यूअस, उससे साफ पता लगता है कि जो भी पीआईआई कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन था, मतलब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन था, वो केबी को मिल रही थी उसके पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू। याद रहेगा, सिंपल सी बात है, ऐसे केसेस में एस्टैब्लिश होता है कि आप फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब सेबी प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल्स 1995, आइए फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। जब भी याद देखिएगा बात होगा होल्डिंग इंक्वायरी का एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, तो यहां पर रोल शुरू हो जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी, रूल 3 कहता है whenever board is opinion that there are grounds for judging under any the provision in chapter, याद रखिएगा जजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब अब भैया जजमेंट देनी है कुछ, तो ऐसे केसेस में किसको लेके आएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। खास तौर से कब आता है, जब पेनल्टी इंपोज करने का बात होगा। इट मे अपॉइंट एनी ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। ऑलराइट सर, अब यहां पर ना ध्यान सुनना, क्या होने वाला है, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर सिर्फ रीड करके सीखेंगे अभी हम लोग, फटाफट से आ जाओ। देखो अब ये मेरा बच्चा लोग ना एग्जीक्यूटिव में तो ना सारा सेक्शंस रीड किया हुआ है, ठीक है सर, अभी रीड करना है, अभी तुम्हारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट में तो नहीं है, जितने प्रोविजंस थे ना वो ऑलमोस्ट मैंने बीच में कवर कर लिए हैं अब तक सेक्शन में, लेकिन किसी की आत्मा अंदर से कह रही नहीं मुझे पता लगाना है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, घबराने का जरूरत नहीं है। इसकी मैं अलग से स्लाइड्स एक पीडीएफ आपके NRK9 के व्हाट्सएप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, आप चाहें तो रिक्वेस्ट बेस के भी ले सकते हैं, सेक्शन का रहेगा तो इसलिए आपको फटाफट आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया अभी यहाँ नीड नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने सारे कवर किए हैं। द बोर्ड एंड और ऑफिसर शेल फर्स्ट सेंस इशू अ नोटिस, सबसे पहले होल्डिंग इंक्वायरी का मतलब क्या है, आप इशू करेंगे नोटिस, किस पर्सन को देंगे, भैया जो भी पर्सन कंसर्न है यहाँ पे केस में, कहता है और टू सच पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, बट एटलीस्ट 14 डेज कम से कम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फट से नोटिस देगा कल आ जाना भाई, ऐसा नहीं है, 14 डेज का टाइम एटलीस्ट होना चाहिए। किस लिए कि भाई आप हमें ये बताएं कि हम आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों ना करें, why an inquiry should not held against him, तो नोटिस पहले भेजा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसके लिए कम से कम 14 डेज का नोटिस क्या होना चाहिए। एवरी नोटिस सब रूल 1 टू सच पर्सन शैल इंडिकेट द नेचर ऑफ ऑफेंस अलेज्ड, किस आरोप में जी हाँ आपको रखा जा रहा है, ये नोटिस में लिखा जाएगा, बहुत आम सी बात है इसलिए मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज, और अच्छा एक बात याद रखना सर, अगर मान लीजिएगा नोटिस में ये लिखा हुआ है नहीं कि किस ऑफेंस, जी हाँ किस सेक्शन के अंदर या किस रेगुलेशन की वायलेशन पाई गई है, नहीं लिखा है तो नोटिस इनवैलिड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, प्रोसीजर के अंदर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है क्या कि नोटिस तो आया, नोटिस भेज दिया गया भाई आपको प्रेजेंट होना है, पर प्रेजेंट होना किस लिए है, नोटिस में तो लिखा नहीं है। सर ऐसा होता है भाई, मैंने सिविल प्रोसीजर में तो देखा है ऐसा, इसीलिए बता रहे हैं। और नोटिस अब ऐसा नहीं कि ऑफिशियल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऑफिशियल है ना, हम बोल सकते हैं एक सिविल एरर्स हो जाते हैं, लेकिन होता है, तो ये नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने उसमें लिखा ही नहीं है कि किस ऑफेंस के लिए आपने एलिगेशन इंपोज किए हैं, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, नेचर ऑफ ऑफेंस आपको लिखना पड़ेगा आपको, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो नोटिस भेज रहा है उसको बताना पड़ेगा। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज इफ एनी शोन बाय द पर्सन द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट द इंक्वायरी शुड बी हेल्ड
he shall issue notice fixing a date for appearance of the person either personally or through his lawyer or authorized representative. ठीक है भाई, नोटिस दे दिया गया और उसके बाद में फिर ऑफ कोर्स अगर पर्सनली प्रेजेंट मांगा जा रहा है, हो सकता है देखिए कई बार क्या होता है, जनरली आपको सिर्फ कंप्लायंस करने के लिए कहा जाता है। कंप्लायंस के केसेस में आपको अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस दिया जाता है, जैसे सेबी के अंदर सेबी वेबसाइट्स को दिया जा रहा है, तो उस सेल पे आपको मेल करना होता है आपकी रजिस्टर्ड आईडी से। ठीक है, अगर नोटिस में लिखा मांगा जा रहा है कि आप पर्सनली प्रेजेंट हो, तो पर्सनली प्रेजेंट आप खुद हो सकते हैं, लॉयर के थ्रू हो सकते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी केसेस में रिप्रेजेंटेटिव है, उसके थ्रू आप अपना प्रेजेंट होंगे। On the date fixed, the board or adjudicant officer shall explain to the person proceeded against his or lawyer authorized representative the offence alleged to have been committed by such person, indicating the provision in the act, rules, regulations in respect of which contravention is alleged have taken place. फिर ये बताया जाता है कि जब सामने खड़ा कर लिया जाएगा उसको, उससे बताया जाएगा कि आपको किस ऑफेंस के तहत आपको यहाँ बुलाया गया है। The board adjudicant officer shall give opportunity to the person produce such documents, evidences as he considered relevant to the inquiry, if necessary for hearing, may be as of course जो भी documents हैं आप पहले produce करें। Future date रखी जाएगी फिर in the taking the evidence of the board adjudicant officer and shall not bound to observe the provision of। अब ये मजे की बात है, सेबी या adjudicating officer यहाँ पे बाउंड नहीं कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करे, बात समझ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ ये है कि वो अपना ही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर सकती है। अब देखो मजे की बात है, प्रोवाइडेड दैट द नोटिस रेफरेंस रूल 3 जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, यहाँ पर पर्सनली प्रेजेंट होने का बात कर रहे थे। ठीक है, and the personal hearing under 3 or 4 and 5 may at the request of person concerned be waived, वेव भी की जा सकती हैं। सर ये कैसे पॉसिबल होगा भाई, किसी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यस सर आई कमिटेड मिस्टेक, आई एम रेडी टू पे द फाइन और पेनल्टी, बात पकड़ मारा है, तो ये यहाँ पर वेव भी हो सकती है, बट यू हैव टू गिव द स्ट्रॉन्ग रीजन। इफ यू हैव एक्सेप्टेड ना तो गड़बड़ हो जाएगा। द बोर्ड में अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर in an inquiry under this rules. While holding an inquiry under this rule, the board or adjudicant officer have power to summon and enforce attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give the evidence, to produce and documents which in the opinion of the board adjudicant officer may useful for relevant to the subject matter of the inquiry. And last, if any person fails or neglects or refuses to appear एज पर रूल 3, मतलब जो नोटिस भेजा था कि पर्सनली अपियर होना और आप अपियर नहीं हुए बिफोर द बोर्ड और एजुडिकेटिंग ऑफिसर, द बोर्ड एजुडिकेटिंग ऑफिस ऑफिसर मे प्रोसीड विद द इंक्वायरी इन द एब्सेंस ऑफ सच पर्सन आफ्टर द रीजन द रिकॉर्ड इन राइटिंग। मतलब खतरनाक हो जाएगा सर, समझो। इट्स नॉट वर्किंग, ऑलराइट, समझेगा। मतलब रूल 3 में आपको नोटिस भेजेगा, डेट मेंशन कर दिया गया उसके अंदर कि आपको प्रेजेंट होना है, मान लीजिएगा विद इन 30 डेज आपको प्रेजेंट होना है, ये जो भी डेट उसमें लिखा जाएगा स्पेसिफिक 30 डेज का मतलब तो मैं डेट बता रहा हूँ टाइम, बट एक्चुअली मैक्स स्पेसिफिक डेट लिखी जाती है जो 14 डेज से कम की नहीं होगी। सो अब अगर आप उसमें प्रेजेंट आप नहीं, मतलब वो पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ, इस केस में इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन एजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी अपना डिसीजन ले लेगा। इसलिए बी अवेयर, अपने क्लाइंट्स को जब भी एडवाइस करें तो उस बातों को बहुत ध्यान से रखें। वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेन रीडिंग करवा दिया है फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक, बट ये चीजें बहुत प्रैक्टिकली होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड और एजुडिकेटिंग ऑफिसर। अच्छा, इसके बाद में रूल 5 पढ़ेंगे और रूल 6 एंड देन सर्विस ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर। 3 हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे आरबीआई के पास। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कंसीडर कर लूं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इसको भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो ध्यान रखिएगा इसका भी। ऑर्डर ऑफ द बोर्ड एजुडिकेटिंग ऑफिसर, रूल 5 में देखो, जब सेबी ने या एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद सारे फैक्ट्स को कंसीडर कर लिया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, अब पेनल्टी इम्पोज की जाएगी उस पर्सन के ऊपर। सो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट भी। इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड एजुडिकेटिंग ऑफिसर, द बोर्ड और एजुडिकेटिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन हैज बिकम लायबल टू पेनल्टी अंडर एनी ऑफ द सेक्शन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 11। अरे भाई 2 हैं सेक्शन एक साथ कर दिए हैं,
सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 4 और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11B and 15(1) of Act, he may by order in writing impose the penalty as anything fit in accordance with the provision of the relevant sections and section 11 subsection 4A and subsection 2 of section 11B and 15I। यार एकदम ध्यान सुनना जो अच्छा एक मेरे को पता है भी बच्चा लोगों को दिमाग में आ रहा है सर 11 सबसेक्शन 2 भाई समझो मैं तुमको क्लियर कर दूं। हमने जो अभी रूल्स पढ़े हैं ना ये ऊपर हम किसके पढ़ते आ रहे हैं रूल्स के अंदर रेगुलेशंस जो पढ़ रहे हैं और सेक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉडुलेंट के अंदर हमने रेगुलेशंस पढ़े हैं तो ये रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये रेगुलेशन अलग है, एक्शंस हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुन जाओ। अरे भाई तुम चलो, तुम क्यों रुक गए, आओ। और सेक्शंस जो हैं बेसिकली जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जो लिस्ट अलग से मैं सेंड करूंगा वहां पर इनका एक ब्रीफ नोट दे दूंगा ताकि आप क्विकली एक बार देख ले। याद रखिएगा सेबी वाले पार्ट से ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना अभी, ये वाली बात 3-4 बातें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्शंस की रेफरेंसेस यहां मैंने कवर नहीं कर रहा हूं, एकेडमी में कवर नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पहली बात तो जो केस लॉज आएंगी उसके लिए हमने अभी तक ये 2 बातें ग्राउंड स्ट्रांगली हमने देखे हैं कि इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है मतलब उनके डेट्रीमेंटल, मतलब उनके लिए खतरनाक कोई चीज हो रहा है या सिक्योरिटी मार्केट के लिए आप कुछ गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अनफिटेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जो हमने रिसेंट केस डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक सेक्शंस को अगर रीड करना चाहते हो अलग से, अच्छी बात है, तो उसके लिए स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ देखकर बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसीजर जब फॉलो किया जा रहा होगा तो वो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट कंसीडर करेगी, जो यहाँ पर हम लोग ध्यान से सीखने वाले सब रूल 2 के अंदर। While adjudicating the quantum of penalty as per subsection 4A of section 11 or section 2 of 11B या 15 आगे बात करें अगर, the board adjudicating officer shall consider the following factors। इन factors को ध्यान से रखिए, क्या amount of disproportionate gain, unfair advantage wherever quantifiable made as a result of the default। अब ध्यान सुनना, 2 बातें होती हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना 100 करोड़ का उसने प्रॉफिट बना लिया और उस पर पेनल्टी लगा के सेबी कह रहा है हम तुम पे पेनल्टी लगाएंगे 10 करोड़ का, बोला अभी लगा 10 करोड़ का, क्या 20 करोड़ का लगा, मामला खत्म। अरे नहीं भाई, डिस्प्रपोर्शनेट गेन कितना हो गया उसे पता लगा, ऐसा करके उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और पेनल्टी ना बराबर का है, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखा जाएगा कि कितना उसने डिस्प्रपोर्शनेट गेन किया या अनफेयर एडवांटेज लिया है। व्हेनेवर क्वांटिफाइबल भी होना जरूरी है, मतलब जिस चीज का आप कैलकुलेशन कर सके कि हाँ अंदाजा कंफर्म करने की बात हो रही है यहाँ पे कि हाँ 100 करोड़ का इसने गेन किया है। जैसे हमने अभी ऊपर वाले केस में देखा कि सेबी ने यहाँ पे देखा कि भाई साहब केबी ने 1,56,32,364.01 पैसा, मतलब यहां तक उसने एग्जैक्टली ये क्या है क्वांटिफाइबल अमाउंट आपके सामने, क्लियर। तो पहले तो क्या देखेगा सेबी, क्या फैक्टर कंसीडर करेगा कि डिस्प्रपोर्शनेट गेन कितना हुआ है, फिर अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, बोला ठीक है कितना नुकसान लोगों को भी हो रहा है, एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। ये भाई साहब तो हर्षद मेहता हैं, ये भाई साहब केतन पारिक है, मतलब रिपीटेटिव। आपको बताया ना मोर देन 400 केसेस थे हर्षद मेहता के केस में, ठीक है। कोई उनको आइडल मानते हैं, भाई मैं किसी के आइडल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप मानते माने, मैं तो वो बता रहा हूं जो फैक्ट्स हैं। ऑलराइट, चलिए इसको आगे देखते हैं एक बार। 3 चीजें याद रहेगा, ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 फैक्टर्स को कंसीडर कर सकता है, ये याद रखना। सब क्वेश्चंस में बनने के तरीके हैं सारे, मतलब कोई केस लॉ दे दिया उसमें सब क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो सब क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द फैक्टर्स may be considered by the SEBI or adjudicating authority while imposing the penalty। तो ये फैक्टर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। Every order under sub rule 1 shall specify the provision of the act in respect of its default has taken place and shall contain the brief reason for such decision। जो भी adjudicating officer या फिर SEBI order पास कर रहा है तो उसका brief reason देना जरूरी है कि किन बेसिस पर कौन कौन से evidences को examine करने के बाद SEBI penalty impose कर रहा है, ये जरूरी है। Every such order shall be dated and signed by the board and adjudicating officer। सिंपल से बात है, dated होना जरूरी है, dated and signed, क्योंकि डेट एंड साइन का मतलब वो इफेक्टिव होगा उस डेट से। द
The board or adjudicating officer who has passed an order may rectify an error apparent on the face of the record on such order, either in its own motion or where the error is brought to its notice by the affected person within the time period. कितना है? 15 days from date of such order. मतलब रेक्टिफाई कैसे होता है? जनरली कोई समझो क्लैरिकल एरर आ गया, आप पेनल्टी लगाया था उसके ऊपर 10 करोड़ का, पर मिस्टेकली उसमें से एक मान लीजिएगा शून्य गायब हो गया है, तो वो 10 लाख हो गया, बड़ा मजा आ गया। या किसी पे लगाया 10 लाख का पेनल्टी था, बट एक शून्य एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया तो 1 करोड़ पहुंच गए। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसे केसेस में क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई क्लैरिकल एरर है तो भी ऐसा ठीक किया सकता है। Alright, error apparent on the face of the record shall mean any typological error that creep inadvertently into the order and include such other errors that do not require the long drawn out reasoning process. Simple सी बात है, error ऐसा ही होना चाहिए। एरर का मतलब जो कोई भी टाइपिकल है क्लैरिकल एरर हो, ऐसा नहीं हो जिसके लिए रॉन्ग रीजनिंग प्रोसेस हो, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। Let's understand further. Now, the copy of order under Rule 6, board adjudicating officer shall send a copy of every order made under this rule to the person concerned and to the board. Board कब कह रहे हैं? जब adjudicating officer दे रहा है तो वो बोर्ड को बताएगा, बोर्ड को नहीं भेजेगा वापस। बोर्ड अगर खुद कर रहा है तो वो सफिशिएंट है उस कंसर्न पर्सन को भेजना। Now, service of notice and orders under Rule 7. आइए फटाफट से भी देख लेते हैं। A notice and order issued under these rules shall be served on the person following manner. Important मार्क कर लेना, तुमको क्या लग रहा है ये रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं। By delivering or tendering it to that person his duly authorized agent. किसको? जो पर्सन है उसी को, या उसने किसी को एजेंट को ऑथराइज किया हुआ है। जैसे सर कंपनी में मान लीजिए डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाता है एज एजेंट, तो डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा, या कंपनी है तो कंपनी को स्पेसिफिकली भेजा जाएगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसने किसी को ऑथराइज किया हुआ है एज एजेंट, तो उसको सेंड किया सकता है। By sending it to the person by fax, electronic mail, courier, speed post with acknowledgement due. मतलब acknowledgement due का मतलब क्या होता है कि जब सामने वाली पार्टी को नोटिस मिलेगा, उस पर साइन करेगा तो ये माना जाएगा कि हाँ उसने रिसीव कर लिया। और रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में आ रहा है बार बार, तो ये हम इसको इफेक्टिव डिलीवरी मानेंगे। ड्यू टू द एड्रेस ऑफ हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस और हिज लास्ट नोन एड्रेस, जो भी होगा, या प्लेस वेयर द कैरिड ऑन बिजनेस, यहाँ पे कैरी कर रहा हो, या फिर वो ये last carried on business or personally works for gain, of course, or last work or for gain. Alright, sir. Provided a notice sent by fax shall bear a note that same is being sent by the fax. In the case documents contain an actual number of pages being sent, all also mentioned. Prior for that, a notice sent through the electronic mail shall be signed by the competent authority and bouncing the electronic mail shall not consider valid सर्विस। इंपॉर्टेंट चीज है, बाउंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल शैल नॉट कंसीडर वैलिड सर्विस। समझिएगा ध्यान से, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुम उसको हल्के में मत लेना भाई, फिर बोल रहे हैं 2-4 नंबर खोना नहीं हमको किसी हाल में। समझो, आप मेल भेजा, यहाँ से आपने एंटर प्रेस कर दिया, पर ड्यू टू सर्वर एरर वो साला क्या हुआ, गड़बड़ कर गया। और कई बार होता है प्रॉब्लम, आप समझना प्रॉब्लम ऐसे क्यों आती है। जनरली प्रॉब्लम कब आती है? जब सर्वर एरर हो और आपने यहाँ से सेंड करा है, बोला ठीक है, उनका सर्वर में जाके अभी रिकॉर्ड में तो चला गया, लेकिन वो सामने वाली पार्टी को रिसीव नहीं हुआ है, उसको क्या मानेंगे? बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल शैल नॉट कंसीडर वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है हमको, ठीक है। ऑलराइट सर, नाउ इफ इट कैन नॉट बी सर्व अंडर If it cannot be served under clause A or B by fixing it on the out door. अब मान लीजिएगा पार्टी जिसको भेजा वो जो पर्सन है उसका एड्रेस कंफर्म नहीं हो पा रहा है, या जो सामने वाली पार्टी है उसको रिसीव ही नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में आउटडोर पे some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided, carried on business, personal work for gain, last work for gain, written report thereon should be written by the two persons. Clear? ये उसके conspicuous पे affix करने जाएगा। Now, if it cannot be affixed on the outdoor as per the clause C, अगर ऐसे नहीं कर पाए तब, but publishing the notice at least 2 newspapers, once in English daily newspaper having nationwide circulation, other newspaper having a circulation published in the language of the region whether that person was last known have resided or carried out on business or personally work for gain। अब सिंपल से बात रखना है, देखो समझो, यहाँ हमने मैनर सीखा, तो भाई नीचे आ जाओ,
यहाँ हमने ए और बी में देखा कि उस पर्सन को या उसके एजेंट को सेंड किया जाएगा नोटिस। कैसे दिया जाएगा हमने देखा, फैक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, स्पीड पोस्ट है, कुरियर है, रजिस्टर पोस्ट है विद अनाउंसमेंट ड्यू। सर ठीक है। लास्ट नोटिस का एड्रेस है, वहां पर जो भी एड्रेसेस रेजिडेंस एड्रेस है, प्रीमाइसेस है या बिजनेस जहाँ करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन है, वहां पे सेंड किया जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर बाउंसिंग हो गया, अगर मेल ईमेल आपने भेजा इलेक्ट्रॉनिक मेल और बाउंसिंग हो गया है, वो रिसीव नहीं हुआ है, इन दैट केस उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर सी में हमने क्या ध्यान से देखा, अगर ये सारी आपने सर्विसेज करने की कोशिश कर ली बट रिसीव नहीं हुआ तो उसके आउटडोर पर फिक्स कर जाएगा। ऑलराइट सर, लेकिन सर आउटडोर वाला मामला भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन हिंदी। मतलब वो जो लोकल लैंग्वेज होगा, हिंदी नहीं, जो लोकल लैंग्वेज होगा उस रीजन का जहां वो रहता होगा, उस वहां पर उसको पब्लिश कर जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि एक सेबी अपनी तरफ से सर्विस ऑफ समन को एग्जीक्यूट करे प्रॉपरली। ठीक है। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनना, सर आपने इंपॉर्टेंट क्यों कहा इसको रूल 7 को, क्योंकि ना कई बार केस लॉ इसी बेसिस पे आ जाते हैं कि भैया जब मुझे नोटिस मिला ही नहीं तो मैं कहां से जवाब दूं आपको। और ये इनोसेंट अगर कोई है और उसको सच में नहीं मिल पाया नोटिस, तो ऐसे केस में इसको इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ नोटिस नहीं माना जाएगा। आपको पकड़ में होगा बात। ऑलराइट, अब यहाँ से जितना हम लोगों ने अभी तक रिवाइज पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तुम लोगों का तो एना के 9 का व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ऑलराइट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैंने अनाउंस कर दिया है आप लोगों के लिए, जी हाँ, चैप्टर 9 ऑफ सीआर प्रिपेयर कर लीजिएगा। 19 अप्रैल आप लोगों का टेस्ट है। बाकी टेस्ट सीरीज जो कंटेंट चल रही है इसका स्केड्यूल अपडेटेड है, कोई सा टेस्ट मिस मत कीजिएगा। अगर सीएस बनना है तो टेस्ट करिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही जानते हो ना भाई तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस इफेक्टिव बनाएगा। चलो यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेगा। गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट मिस योर एनी सिंगल टेस्ट सीरीज। बाय बाय, गुड बाय।